Assalamu alaikum my friends. My name is Aligul Mehman and I am a student of University of Sindh Faculty of Education, Hyderabad. My topic is Scope of Psychology. The topic is assigned by Sir Professor Amjad Arain Sahib. Before starting my topic, I would like to thank of Sir Amjad Arain Sahib who have given me such a great opportunity to prove myself in front of you. So starting my presentation topic with the greatest name of Almighty Allah, who is the most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose mercy is unlimited, and whose love is our life. My topic is Scope of Psychology. But before knowing about Scope of Psychology, you all must know what is psychology. Basically, psychology word derives from Greek language. Psycho means soul and logos means science, means the study of soul. but लोगों ने जो है कहा कि सोल को जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों ने इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया. लोगों ने कहा कि जो है सोल है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता. तो नेक्स्ट डेफिनेशन ये आई कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड. सेम ही बात हुई, तो लोगों ने कहा माइंड भी एक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया. और उसके बाद विलियम जेम्स ने 1890 में ये डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड थ्रू द स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो अब बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा सकता है. तो इसी डेफिनेशन को जो है फाइनलाइज किया गया कि साइकोलॉजी क्या है. साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड थ्रू द स्टडी ऑफ बिहेवियर. जब हम जो है बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तब ही हमें इंसान की माइंड का पता चलेगा कि इसके माइंड में क्या है. विदाउट बिहेवियर वी कांट अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ पर्सन. सो ये डेफिनेशन थी कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड थ्रू द स्टडी ऑफ बिहेवियर. इसी ही डेफिनेशन को जो है वो फाइनलाइज किया गया. आगे देखते हैं, मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन रिलेशन टू द एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर हैज its overt and covert type also, and how it influences the other fields, that is scope of psychology. What are areas of interest, what are the subfields where psychology is implying its importance. The field of psychology can be understood by various subfields of psychology, making an attempt in meeting the goals of psychology. We can imagine the scope of psychology by looking at the field of psychology. Now, what are the goals to understand the behavior? कौन से गोल्स हैं जिससे हम बिहेवियर को समझ सकते हैं. इन साइकोलॉजी हर फील्ड में अप्लाई होती है, हर इंडिविजुअल पे. तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी समझने के लिए हमें सब फील्ड को समझना लाजमी है. देयर आर न्यूमरस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी अबाउट ऑल फील्ड्स एट वन टाइम. वी आर हियर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ पॉपुलर ब्रांचेस. सो फर्स्ट ब्रांच जो है साइकोलॉजी की वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी. अब स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं. अब इसमें यह है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. इट मेनली फोकसेस ऑन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. सम ऑफ द मोर कॉमन डिसऑर्डर्स दैट माइट बी ट्रीटेड इंक्लूड learning disabilities, substance abuse, depression, anxiety and eating disorder. अब behavior जो है वो normal भी हो सकता है और abnormal भी हो सकता है. Abnormal means when the person is not showing proper behavior. That is abnormal behavior. मतलब कि एक बंदा है वो अब अपना जो behavior है वो जो है सही तरीके से proper way में जो है वो show नहीं कर रहा, तो उसको हम abnormal कहते हैं. जो आप ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टडीज फर्स्ट इज अ डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस को पहले स्टडी करते हैं कि उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि
इस इंडिविजुअल को कौन सी प्रॉब्लम है या कौन सा इश्यू है। फॉर आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल टेस्ट्स आर दियर। किसी भी इंडिविजुअल को समझने के लिए वहाँ पर टेस्ट्स की जाती हैं, टेस्ट्स अप्लाई की जाती हैं। बाय लुकिंग एट द रिजल्ट वी कैन सी आल्सो ऑब्जर्वेशन मेथड are also there. So by applying that methods we can diagnose the individual and then we apply treatment. अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझने के लिए कि उसके साथ मसला क्या है, ठीक है ना, तो उसकी जो है टेस्ट की जाती है। टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आती है, उसकी रिजल्ट आने के बाद उसी ही बेस पे जो है एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब आगे देखते हैं कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी डील्स विथ एजुकेशन, that how people of all ages learn, not only children but people of all ages learn. Educational psychologists primarily help to develop instructional methods and materials to train people in both educational and work setting. Now different instructional methods are there. पहले ऐसा टाइम था कि जब सिर्फ बुक रीडिंग होती थी, but now there are lecture methods, demonstration methods and online teaching learning process अब स्टार्ट हो गया है। तो it is a job of educational psychologists to provide best instructional materials to achieve the aims of education. अब वर्क सेटिंग को किस तरह से ठीक रखा जाए कि बच्चे अच्छी तरह से लर्न कर सके। दे आर आल्सो कंसर्न्ड विथ रिसर्च ऑन इश्यूज ऑफ रिलेवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब जो भी लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एंड कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, एंड हाउ टू प्रोवाइड गुड मटेरियल टू स्टूडेंट्स बाय अप्लाइंग डिफरेंट methods. A related field, school psychology focuses on designing programs that promote intellectual, social, and emotional development of children, including those with special needs. अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल मेथड के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी हैं। स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज हु आर नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं होते। दे हैव सम डिफिकल्टीज देयर, लाइक दे हैव डेफिशिएंसीज इन लर्निंग एंड एबनॉर्मल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। मीन्स वो बच्चे जिनको जो है लोकोमोटरी प्रॉब्लम होती है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती और आईक्यू लेवल लो होती है, तो दो चिल्ड्रन कम्स इन दिस कैटेगरी। मीन्स जिसको जो सही तरीके से लर्न नहीं कर सकते, ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकते, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको होती है, तो वो होते हैं स्पेशल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। एंड इनके लिए जो एजुकेशन होती है दैट शुड बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। अब वो जाहिर है कि जो हम नॉर्मल चिल्ड्रन को देते हैं एजुकेशन, उसकी लेवल, मेंटल लेवल को देखते हुए उसको एजुकेशन वो देखते हैं, उसको उसी तरह का मटेरियल देते हैं कि वो उस चीज़ को समझ सके, ठीक है ना। तो हम जो जिसको डिफ़िकल्टीज़ होती है, स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, उसको उसी तरह का मटेरियल देना है कि वो जिसे समझ सके, उसको एक स्पेशल वे में टीच करना है। नाउ हाउ दे हैव टू टीच एंड हाउ टू प्रोवाइड गुड मटेरियल टू देम, ताकि उनको समझ में आ जाए, तो दैट इज द जॉब ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन अ स्कूल सेटिंग। इवन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं अपनी सर्विस को कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी अप्लाई करते हैं। तो ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आगे हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? नाउ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इज सो मच इम्पोर्टेंट क्योंकि जो बिहेवियर है दैट इज द रिजल्ट ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब जीन्स जो है दैट इज बायोलॉजिकल, बड़ी जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसका रीज़न जो होता है वो बायोलॉजिकल ही होता है। हमारी बॉडी के साथ हमारा जेनेटिक होता है, इवन हमारा नर्वस सिस्टम
जो है वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा या वीक इम्यून सिस्टम है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है. सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, गेट डिप्रेस वेरी इजीली. देयर कैन बी ए बायोलॉजिकल रीजंस फॉर आल्सो. अब हम कहते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज हिज फैमिली प्रॉब्लम. इट मीन्स दैट इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स. Biological psychology focuses on relationship between behavior and physical system, including the behavior and the rest of nervous system, the immune system, and genetics. Biological psychologists often collaborate with neuroscientists, zoologists, and anthropologists. अब इसमें ब्रेन के जैसे आप पढ़ते हो कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिसमें हाई ब्रेन आ जाता है, मिड ब्रेन आ जाता है और फोर ब्रेन आ जाता है. तो उसके सपोर्ट होती है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज. जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? ये 3 पार्ट्स होते हैं. इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, जो हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन, जो फोर ब्रेन है. अब जो लेफ्टी बच्चा होता है तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ हैंड एंड हैबिट, बट दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन. वो ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो लेफ्टी है. ठीक है. अब जो बच्चा वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो मीन्स देयर इज समथिंग विद नर्वस सिस्टम. अब बच्चे को याद नहीं रह रहा, मतलब ही फॉरगेट द थिंग्स. इट मीन्स देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद नर्वस सिस्टम. इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर कैन बी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो हमने इसलिए इसको लिंक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे ऑफन कोलैबोरेट with neuroscientists, zoologists and anthropologists. आगे biological psychology represents on the important ways of thinking about psychology. This perspective in psychology has allows researchers to gain a greater understanding of how brain and nervous system influencing human behavior. अब इस पर्सपेक्टिव में जो साइकोलॉजी है वो रिसर्चर्स को अलो करती है ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग में कि किस तरह जो हमारा दिमाग है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारे बिहेवियर पर, इंसान का जो बिहेवियर होता है उस पर असरअंदाज होता है, उस पर इन्फ्लुएंस करता है. तो दैट इज अबाउट स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. आगे है स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी. फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली फोरेंसिक साइकोलॉजी जो होती है उसमें क्रिमिनल्स को स्टडी करते हैं. ये साइकोलॉजिस्ट जो फोरेंसिक होते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे पहले क्रिमिनल मीन्स जो क्राइम करते हैं, जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हाउ टू स्टडी देम कि वो कैसे क्राइम तक पहुंचे, व्हाट हैज लेड टू क्राइम, एंड वो इस फील्ड में कैसे आए. अब हम उनको क्राइम की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं. दैट इज द जॉब ऑफ साइकोलॉजिस्ट. बट हियर जो है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, those investigate legal issues and psychological variables involved in criminal behavior. Some forensic psychologists work directly in the criminal justice system to assess, evaluate, and treat an individual who have committed crimes or have been the victims of crimes. अब जैसे आप CID देखते हो, उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने क्राइम को हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो उसके छोटे छोटे बिहेवियर को, उसकी घबराहट को जो है को या उसके जो वर्ड्स मिस करता है या कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो इस तरह उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो उसकी जो है लीगल इश्यूज को और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके खुद के बिहेवियर को स्टडी करके. तो अब इसमें यह था फोरेंसिक साइकोलॉजी में जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली जो है जो ये क्रिमिनल्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से इस फील्ड में आए और किस तरह से उनको जो है इस फील्ड से जो है वो बाहर निकाला जा सकता है. अब आगे है स्कोप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अब cognitive means cognition. Cognitive psychology, which main focus is on internal aspects such as motivation, problem solving, decision making,
थिंकिंग एंड अटेंशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाती है। अब आपकी डिसीजन मेकिंग पॉइंट बहुत हाई हैं या आपकी डिसीजन मेकिंग पॉइंट बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। योर रीजनिंग इज़ वेरी हाई और वेरी लेस, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वी हैव टू स्टडी दैट। के जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी विच मेन फोकस ऑन इंटरनल स्ट्रेस सच एज मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग एंड अटेंशन। अब बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि हाउ एन इंडिविजुअल लर्न, अंडरस्टैंड, वो किस तरह से जो है चीज़ों को सीखता है, किस तरह से लर्न करता है, किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को जो है वो अपनी मेमोरी में जो है स्टोर करता है। तो यह है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेन फोकस ऑन हाउ एन इंडिविजुअल मेमोराइज, किस तरह से मेमोराइज करता है, किस तरह से परसेप्ट करता है, किस तरह से उस चीज़ को समझता है और किस तरह से चीज़ों को जज करता है। तो ये था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब आगे है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी का सेमी कॉन्सेप्ट है, उसकी सेमी लॉजिक है। किसी भी जगह अगर तीनों की बात हो तो आपको समझ जाना है कि इनकी सेम ही लॉजिक है, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब डेफिनेशन को देखते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज वर्क फॉर द एम्प्लॉयज मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कवर facts about working hours, rest periods and fatigue. This is also known as occupational psychology. Industrial and organizational psychology focuses on the behavior of employees in the workplace. They apply psychological principles and research methods to improve the overall work environment, including performance, communication, professional satisfaction and safety. अब ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहां लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कंसिस्टेंसी काम करते हैं, मतलब डेली रूटीन में जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेली रूटीन पे काम करते हैं किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी एक पर्पस को अचीव करने के लिए, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ये काम करते हैं कि मैनेजमेंट को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर, तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा हम काम से रिलैक्स हो जाएं, हम बच जाएं। तो इन चीज़ों को जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, दूसरों की हेल्प को समझते, दूसरों की साइकी को समझते हैं कि उनके मुताबिक उनको डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक एम्प्लॉयर है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए जब वो वहाँ पर रहेगा एम्प्लॉयर, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सैलरी ज़रूर चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटीज़ चाहिए, उसके बाद रिस्पेक्ट चाहिए। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स उसको नहीं मिले तो वो आपकी इंडस्ट्री को छोड़ देगा। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं मैनेजमेंट के ऊपर बैठे रहे होते हैं, इनका काम होता है कि वो इन चीज़ों को देखते हैं, और इफ़ यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट बट नॉट गेटिंग मनी, अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है बट मनी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, देन यू विल नॉट डू वर्क, तो आप काम करना छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखते हैं कि किन चीज़ों की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट परेशान होती है, या किन चीज़ों की वजह से जो है परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जो रेस्ट पीरियड होता है, ज़रूर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को रेस्ट तो ज़रूर चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब है तो उसमें भी रेस्ट पीरियड ज़रूर होता है। तो रेस्ट पीरियड जो होता है उसमें हर एक एम्प्लॉयर को 8 घंटे काम
करना होता है। 8 घंटे अगर काम कर रहा है तो उसको हाफ घंटा या 1 घंटा रेस्ट चाहिए, तो वो रेस्ट पीरियड लेता है एंड खाने पीने का ब्रेक अलग लेता है। तो ये क्या है, जो मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उससे रेस्ट पीरियड में ही उससे कहते हैं कि वो खाना खा लो और रेस्ट कर लो, तो उससे टाइम सेव हो जाएगा रेदर देन वेस्टिंग टाइम। अब ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉय है 8 घंटा तो काम कर रहा है, लेकिन जब ब्रेक ले रहा है, रेस्ट पीरियड ले रहा है, तो उसमें वो रेस्ट का अलग ले रहा है और खाने पीने का अलग, तो इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से टाइम को जो है वो सेव किया जाए। तो इसी तरह से वो रेस्ट पीरियड में ही अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि आप इसमें ही खाना खा लें और आप इसमें ही जो है वो रेस्ट भी कर ले। तो ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती है इसमें आ जाती है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ पर्सनालिटी का क्या स्कोप है। बेसिकली पर्सनालिटी का मतलब क्या है? पर्सनालिटी मीन्स एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। जैसे उसका जो बॉडी शेप है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे का जो फेस है वो एक जो है दूसरे से अलग होता है। उसके बाद उसकी जो थिंकिंग है ना, कि वो सोचता है जैसे, वो भी डिफरेंट होता है, हर बंदा अलग अलग सोचता है। उनकी जो फीलिंग्स है वो कैसे फील करता है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो चीज़ों को कैसे रिएक्ट करता है, किसी भी चीज़ पर किस तरह से रिएक्ट करता है, दैट इज़ आल्सो डिफरेंट। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनालिटी। हर बंदे की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। अब पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, पर्सनल साइकोलॉजी में बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि इंसान खुद के बारे में खुद कैसे सोचता है, मतलब अबाउट अदर थिंग्स वो अपनी माइंड में कैसे सोच लाता है। और जैसे आप किसी बंदे को कहते हो कि यार आप बहुत अच्छे हो, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगी जिसकी वजह से आप उसको कह रहे हैं कि आप अच्छे हो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आप अच्छे हो, उसके बैकग्राउंड नॉलेज आपने सुनी होगी, ज़रूर कुछ उसके बारे में सुना होगा, इसलिए आप उस बेस पे आप उसको कह रहे हो कि यू आर सो मच गुड। या एक पर्सन वो सच बोलता है तो आप उससे कहते हैं कि आप अच्छे हो। आप क्यों कहते हो उसे कि यू आर अ गुड पर्सन बिकॉज ही हैज स्पोकन ट्रूथ। तो मीन्स आपने ये समझा हुआ है कि जो सच बोलता है वो अच्छा है, तो इस पे आपने ये फैसला किया कि आप अच्छे हो। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें यही बताता है कि पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये खुद चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं। एग्रेसेशन मतलब गुस्से में इसकी फीलिंग्स कैसी है, परेशान क्यों होता है, किस वजह से होता है। ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं तो उस वजह से उनकी बॉडी शेप ख़राब हो जाती है, तो फिर वो अपसेट होते हैं क्योंकि उनको फिर बीमारी भी लग जाती है। इस तरह डिफरेंट हर किसी के माइंड की सोच होती है, तो उनको स्टडी करते हैं पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट। अब डेफिनेशन, पर्सनालिटी साइकोलॉजी इज अ वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी इन्वॉल्विंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड हाउ इट डिफर्स अमंग पीपल। पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट स्टडी सच टॉपिक इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, एग्रेशन एंड जेंडर रोल्स। जैसे कि हमने जो है मैंने आपको बताया सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, एग्रेशन के बारे में, एंड अब जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स मतलब ये आता है उसमें कि फीमेल्स आर डिफरेंट देन मेल्स। ये तो जाहिर है कि मेल और फीमेल एक जैसे नहीं है। सो मेल बेसिकली आर डिफरेंट देन फीमेल्स। इनकी जो नफ्सियात होती हैं वो डिफरेंट होती है, उनके सोचने के रवैये हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिकॉज ये नहीं कि इज द बॉय थिंग वैसे ही लड़की भी सोचे, जिस तरह एक लड़का सोचता है वैसे ही एक लड़की सोचे। तो मीन्स एवरी इंडिविजुअल थिंक डिफरेंटली। तो ये चीज़ें वे स्टडी इन पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम पर्सनालिटी साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब आगे है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी।
बेसिकली डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड इट गोस अप टू एडल्टहुड। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो जाती है। बेसिकली डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट इन द ऑल एजेस इज स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये लोअर में आना शुरू हो जाती है। अब ह्यूमन जो ग्रोथ है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, परसेप्चुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सारे की जो स्टडी करने का काम है, दैट इज ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। बड़ी सारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है, मेन कॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट एट द चाइल्डहुड। अब डेफिनेशन है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फोकस ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड थ्रू आउट लाइफ स्पेन सच एज ह्यूमन ग्रोथ, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, परसेप्चुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब चाइल्डहुड प्रॉब्लम की वजह से जो है कि बड़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो लेट ईयर्स में आपकी शो होती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है और हमें पता चलता है कि बचपन में इसके साथ ये हुआ था, इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई थी। इवन फ्राइड ने हर एक स्टेज को स्टडी किया है कि उस स्टेज में अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो लेट एंड हुड में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दैट इज द जॉब ऑफ developmental psychologist to study the proper development at each stage of life। तो ये सारा काम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का। अब आगे हैं स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का क्या स्कोप है? हेल्थ साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट फोकसेस on psychological factors, for example stress, anxiety, treatment in developmental prevention and treatment of illness। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका कारण जो है, आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही होते हैं। इट हैज़ बीन सेइंग दैट के योर डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, दे आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आल्सो, एंड बीपी स्ट्रेस की वजह से शूट कर जाता है। अब डिप्रेशन की वजह से जो है वो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये हेल्थ साइकोलॉजिकल्स देखते हैं कि आर दे फोकस दैट कौन सी स्ट्रेस हैं, कौन सी एंजाइटी है, कौन सी डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, दिस आर जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इनका जो रोल है वो इलनेस में, बीमारी में क्या है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो अगर बीपी को कंट्रोल करना है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना होगा। आगे क्या है? एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कॉपिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स। अब ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट तो किस किस एरियाज के साथ डील करते हैं अपने फ्रेम के अंदर? तो स्ट्रेस एंड कॉपिंग कैसे हुई? अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में भी स्ट्रेस फील करते हैं तो और स्टार्ट हो जाता है तो यू रिक्वायर कॉपिंग। अब जो साइकोलॉजिस्ट फैक्टर हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके साथ और हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, और अगर हम इन्हें को कोप कर लेंगे तो हमें हेल्थ इंप्रूव करेगी। वीक इम्यून सिस्टम है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। अब पेशेंट और डॉक्टर क्या क्या रिलेशनशिप है? पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ योर डॉक्टर इज गुड देन योर हाफ प्रॉब्लम विल बी फिनिश्ड। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के साथ अच्छी तरह से बात कर लेता है तो उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम डॉक्टर ने सॉल्व कर ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। दैट इज बिलीफ सिस्टम। इसमें बिलीफ सिस्टम होता है। अब बिलीफ सिस्टम जो है उसका बड़ा पार्ट होता है जो है रिकवरी में, क्योंकि अगर एक इंसान को सिंपल जो है ग्लूकोज का ही इंजेक्शन दिया जाता है और उसको ये बोला जाए कि ये दवाई जिससे तुम ठीक हो जाओगे, तो वो अपनी बिलीफ की इन्हेंस करता है, अपनी बिलीफ को इन्हेंस करता है और वो रिकवर हो जाता है। तो रिलेशनशिप कैसे जो है होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी मेजर।
और हमें किस तरह से हेल्थ इन्हेंसिंग फैक्टर्स को प्रोमोट करना है सो दैट ये प्रॉब्लम अराइज न हो। तो ये था स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। अब आगे है स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल मीन्स सोसाइटी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल पर सोसाइटी का कैसे इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह से असर अंदाज होता है। कई बार कुछ लोगों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं और कुछ लोगों की वजह से हम खुश हो जाते हैं। एंड सम पीपल हु डिक्रीज अवर मोटिवेशनल लेवल एंड सम आर दोज हु इंक्रीज अवर मोटिवेशनल लेवल। तो देखो जो है किस तरह से हर इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। And now definition it uses scientific methods to understand and explain how thoughts, feelings and behavior of individuals are influenced by actual imagined or implied presence of other human beings. Social psychology tries to understand group as well as individual behavior when reacting to or thinking about the social environment. अब हमें यहाँ पे ये है कि उसके एक्चुअल प्रेजेंस मीन्स के क्या वो आपके सामने प्रेजेंट है, इमेजिन्ड अगर कोई इंडिविजुअल प्रेजेंट है, इमेजिन अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं वो आपके सामने नहीं है, लेकिन थॉट से ही आपके अंदर जो है वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है और स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। दैट इज द इमेजिन और इम्प्लाइड टू सोशल साइकोलॉजी में हाउ आवर बिहेवियर थॉट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पर्सन्स। अब जो सोशल साइकोलॉजी है वो जब सोशल एनवायरनमेंट को देखते हैं तो उस वक्त जो है हर इंडिविजुअल को जो है वो माइंड पे रखते हैं, उसको समझते हैं हर इंडिविजुअल को कि किस तरह से जो है सोसाइटी का उस पर असर पड़ता है। तो दैट इज़ अबाउट सोशल साइकोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स है, ब्रांचेस हैं इसकी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का बेसिकली हर फील्ड में कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है मेरे ख्याल से जिसमें इसका स्कोप ना हो। इन एवरी फील्ड साइकोलॉजी है स्कोप, हर फील्ड में स्कोप है। तो आप इसको आगे भी रिसर्च करके सर्चिंग करके देख सकते हैं, इसका स्कोप समझ सकते हैं। एंड in last I'm very thankful of you for watching my presentation.